नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर। अमित शाह ने कड़ा संदेश दिया और कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब मिलेगा। इसके साथ ही आपको बताएंगे जातीय जनगणना के ऐलान के बाद से सियासी वार पलटवार भी जारी है। विपक्षी नेता क्रेडिट लेने की होड़ में है, वहीं बीजेपी ने निशाना साधा। साथ ही बात होगी लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की किताब के विमोचन की, जहां पर इस मौके पर पहुंचे उपराष्ट्रपति ने सीएम योगी की भी तारीफ की। फिर आपको बताएंगे करणी सेना के यूपी विंग में बड़ा बदलाव क्या हुआ है। कई पदाधिकारी को बदला गया है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे पर कल लड़ाकू विमान उतरेंगे, सीएम योगी मौजूद रहेंगे। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि 27 मासूमों की हत्या का बदला जरूर लेंगे। अमित शाह ने कहा है कि हमले के गुनहगार आतंकी नहीं बचेंगे, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे, एक एक इंच जमीन से आतंकवाद का सफाया करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दी है। अमित शाह ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आतंकियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे 27 लोगों को मारने के बाद उन्होंने युद्ध जीत लिया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। अमित शाह ने कहा कि दुनिया के सभी देश एकजुट होकर भारत के लोगों के साथ इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खड़े हैं। इस देश की इंच इंच जमीन पर आतंकवाद के खात्मे के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, लड़ाई जारी रहेगी। जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जातीय जनगणना कराने को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। विपक्षी नेताओं में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी ने राहुल और अखिलेश पर तीखा हमला बोला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जातीय जनगणना कराने को लेकर विपक्ष के क्रेडिट लेने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, जातिगत जनगणना का श्रेय सिर्फ पीएम मोदी को जाता है। देश में सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन उसने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। का क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने एक काम नहीं किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नीट की परीक्षाओं में आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, वह माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षण देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जातीय जनगणना पर कहा कि पीएम मोदी ने वो काम किए हैं जो काम कांग्रेस ने 50 साल तक नहीं किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब कैबिनेट से मंजूरी दे दी जातिवार जनगणना कराने के लिए, तो अब चिल्ला रहे हैं कि हम दबाव बनाए। 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, कभी उनकी जबान पे जातिवार जनगणना आई? बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद भोला सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर राहुल अखिलेश पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार है जो दबाव में नहीं, जनहित और देश हित में फैसला लेती है। अखिलेश जी बार बार खुश हो रहे हैं कि ये पीडीए की जीत है। पीडीए की जीत क्या जीत मानते हैं? नेताजी लगातार यूपीए की सरकारों में मंत्री रहे, यूपीए की सरकारों में समर्थन उनका रहा, लेकिन अगर वो हितैषी थे ओबीसी के, अगर वो हितैषी थे जातिगत जनगणना के, तो क्यों नहीं करा पाए? जातीय जनगणना करवाने के मोदी सरकार के फैसले के बाद अब सियासत में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है, जिस पर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है।
न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। करणी सेना की यूपी विंग में कई बड़े बदलाव हुए हैं। 16 अप्रैल को कार्यकारिणी भंग की गई थी, जिसके बाद नए सिरे से कमेटी बनाई गई। अनुशासनहीनता के आरोप में कुछ लोगों को कार्यकारिणी से बाहर किया गया, वहीं अच्छे काम वालों को आगे बढ़ाया गया। करणी सेना ने अपनी कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव किया है। 16 अप्रैल को कार्यकारिणी भंग की गई थी, जिसके बाद अब नए सिरे से कमेटी बनाई गई है। अनुशासनहीनता के आरोप में कुछ लोगों को कार्यकारिणी से बाहर किया गया, वहीं अच्छे काम करने वालों को आगे बढ़ाया गया है। 16 अप्रैल को कार्यकारिणी को पूर्ण से भंग कर दिया गया था, जिसमें फिर विवेचना में देखा गया कि कुछ लोग जो इस अनुशासनहीनता में लिप्त पाए गए, उनको संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन जिन लोगों को निर्दोष पाया गया उनको संगठन में पूर्णतया अच्छे से रखा गया है। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने राजपूत राजा राणा सांगा को लेकर राज्यसभा में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। रामजीलाल सुमन के घर के बाहर तोड़फोड़ भी हुई है, जिसका आरोप करणी सेना पर लगा था। हाल ही में एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर भी हमला हुआ था, जिसका आरोप भी करणी सेना पर लगा था। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर कुछ दिन पहले हुए हमले के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने सभी जिलों में डीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल पर करणी सेना के हमले के विरोध में एसपी नेताओं ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। इटावा में जोरदार प्रदर्शन किया गया। एसपी के कार्यकर्ता डीएम की गाड़ी के सामने धरने पर बैठ गए। इटावा से एसपी सांसद ने बीजेपी पर अपमान और अत्याचार करने का आरोप लगाया। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हुए हमले को लेकर नाराजगी जताई गई। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज हम लोग इटावा ही नहीं हर जिले में धरना प्रदर्शन करने का मजबूर हुए, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार दलितों का शोषण कर रही है। कौशाम्बी में एसपी सांसद पुष्पेंद्र सरोज की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर हमले और 27 अप्रैल को अलीगढ़ में उनके काफिले पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिस तरीके से रामजीलाल सुमन जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके प्रति करणी सेना के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उनका घर गिराया जा रहा है, उन पे हमला हो गया और ये कई महीनों से चल रहा है। तो जब इस देश में एक राज्यसभा का सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी। बरेली में एसपी कार्यकर्ता खिरनी बाग सुदामा चौराहा पर इकट्ठा हुए। इसके बाद उन्होंने चौराहा जाम करके धरना प्रदर्शन किया। एसपी कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गंगा एक्सप्रेस वे पर कल शाहजहांपुर में एयरपोर्ट के फाइटर प्लेन उतरेंगे और ये अभ्यास टच एंड गो के रूप में जाना जाता है, जिसमें विमान रनवे पर उतरते हैं और फिर तुरंत उड़ान भरते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार और शनिवार को राफाल, जैगवार, तेजस जैसे लड़ाकू विमान उतरेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। शाहजहांपुर में 2 मई का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। शाहजहांपुर में पहली गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टी पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग होगी। इस मौके पर वायुसेना अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगी। इस दौरान सीएम योगी समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उतरेंगे। ये अभ्यास टच एंड गो के रूप में जाना जाता है।
जिसमें विमान रनवे पर उतरते हैं और फिर तुरंत उड़ान भरते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर 2 और 3 मई को राफेल, Su-30 MKI, जैगुआर, तेजस जैसे लड़ाकू विमान उतरेंगे। वहीं C-17, IL-72, C-13-0J जैसे ट्रांसपोर्ट जहाज भी उतरेंगे। शाहजहांपुर के जलालाबाद में 5 किलोमीटर लंबा रनवे तैयार किया गया है, जहां रात में भी लड़ाकू जहाजों की लैंडिंग हो सकेगी। सीएम योगी ने रविवार को गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम तय वक्त पर हाई क्वालिटी के साथ पूरा किया जाए। सीएम योगी ने हरदोई, शाहजहांपुर और हापुड़ जिलों में जाकर गंगा एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा लिया था। कई जगह कार से सफर करके भी सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को भी परखा था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लखनऊ पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक किताब का विमोचन किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवनी पर किताब चुनौतियां मुझे पसंद हैं के विमोचन में जगदीप धनखड़ शामिल हुए। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में चुनौतियां मुझे पसंद हैं किताब का विमोचन किया। ये किताब यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवनी पर आधारित है। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इस किताब से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और मुझे लगता है एक कृति गांव से निकल करके कैसे इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है, यह जानने के लिए चुनौतियां मुझे स्वीकार हैं। यह अपने आप में एक नई प्रेरणा होगी हमारे नई पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने महाकुंभ का महाआयोजन किया, जिसे सफल बनाने में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मार्गदर्शन और सहयोग काफी अहम रहा। जंक्शन में हम लोग खड़े थे उस समय, जिस समय आपका कार्यक्रम था, लेकिन बिना रुके, बिना डेगे, बिना थके आपने कहा कि मैं जाऊंगा और महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बन करके उस आयोजन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में आपका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ, वह कुंभ की सफलता को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी के सामने अक्सर चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। चुनौती नहीं है तो जीवन का सार भी नष्ट हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। किताब विमोचन के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा सीएम योगी एक युवा निडर नेता हैं, यूपी के 8 साल बेमिसाल के नायक हैं। लखनऊ में चुनौतियां मुझे पसंद हैं किताब का विमोचन के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप युवा मुख्यमंत्री हैं, 8 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश के नायक हैं। सुयोग्य मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको युवा मुख्यमंत्री कहा जा सकता है, क्योंकि आजकल युवा की परिभाषा मेरे समझ में नहीं आती है। आपसे उम्र में बड़े लोग अपने आप को युवा कहते हैं, तो मुझे कोई संकोच नहीं, आप युवा मुख्यमंत्री हैं। इस उत्तर प्रदेश 8 साल बेमिसाल के आप नायक हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर सीएम योगी की तारीफ कर कहा कि वो एक निडर और साहसी मुख्यमंत्री हैं, जो कड़े से कड़े फैसले लेने में पीछे नहीं रहते। कायरता का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में नहीं है। इसमें कोई मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूपी में हुए महाकुंभ के सफल आयोजन की भी जमकर तारीफ की। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का बहुत कम समय में वहां आना, इतना सफलतम आयोजन सदियों तक याद रहेगा। सदियों पहले कभी नहीं हुआ, पूरे विश्व में कभी संपन्न नहीं हुआ।
आप उसके सारथी हैं। पहलगाम हमले पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहलगाम चुनौती पेश करता है। हमारे लिए एश्योरेंस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का उद्घाटन करते नजर आए। इसमें कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सिनेमा देश की संस्कृति की आवाज है और दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की धूम है। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने मुंबई में ग्लोबल समिट वेव्स का उद्घाटन किया। इस समिट में दुनिया के 130 देशों से कला, संस्कृति, मीडिया, फिल्म और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रमुख कंपनियां और दिग्गज हस्तियां शिरकत कर रही हैं। इस समिट का नाम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट यानी वेव्स है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वेव्स सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक लहर है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स, ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। पीएम मोदी ने कहा कि सिनेमा देश की संस्कृति की आवाज है और दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की धूम है। बीती एक सदी में भारतीय सिनेमा ने भारत को दुनिया के कोने कोने में ले जाने में सफलता पाई है। रूस में राज कपूर जी की लोकप्रियता, कान में सत्यजीत रे की पॉपुलैरिटी और ऑस्कर में RRR की सक्सेस में यही दिखता है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये समिट 4 दिन तक चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नैनीताल रेप के आरोपी उस्मान को पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में उनकी पेशी की गई और जेल भेजा गया। 12 साल की बच्ची से रेप के मामले में लोगों में काफी गुस्सा है। हल्द्वानी में वकीलों ने आरोपी को पीटने की भी कोशिश की। नैनीताल में आज इस घटना के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ और ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि पिछले 10 सालों से दबा हुआ गुबार है जो अब जाकर फूटा है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। नैनीताल की ये शांत वादियां पिछले कई घंटों तक उबाल मारती रही। उस्मान के 12 साल की नाबालिग से रेप के आरोपों के बाद शहर में भारी बवाल हुआ। लोगों का गुस्सा इस कदर निकला कि गाड़ी पड़ाव पर धर्म विशेष के बाहरी लोगों को पीटा गया और दुकानों को तोड़ दिया गया। रेप की घटना से शुरू हुई कहानी अब नैनीताल में डेमोग्राफी चेंज और जमीनों पर कब्जों तक पहुंच गई है। 2011-12 का आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए तो ट्रेस हुआ था, आर्मी के इस टावर ने ट्रेस किया था सैटेलाइट फोन, और वो सैटेलाइट फोन कहां से कहां ट्रेस हुआ था, मेट्रोपोल से लेके गोरा स्टैंड तक। तो ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय हम लोगों के लिए है कि स्लीपर सेल तो निश्चित ही होंगे, तो हम लोगों को इस पर ये मुद्दा यही खत्म नहीं होने वाला है। इस पर प्रशासन से, शासन से सबसे बात करी जाएगी और हम आर्थिक रूप से अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर के अपने काम कर रहे हैं। उन अधिकारियों की भी पहचान हो, और ऐसे ही हमने आज मंच के माध्यम से भी कहा है, भले वो मल्लीताल कोतवाली हो, तलीताल थाना हो, इस प्रकार के जो सिपाही उन कोतवालियों के थाने के अंदर बैठे हैं उनको चिन्हित करके हमने नाम बताए हैं। उनके ऊपर यदि कार्रवाई नहीं की गई तो ये आक्रोश इससे बढ़ करके आएगा। पिछले 30 सालों में नैनीताल की डेमोग्राफी इस कदर बदली है कि नैनीताल शहर पहले जैसा नहीं रहा। कई राज्यों के लोग यहाँ फड़ दुकानें लगाने तो आए, लेकिन सरकारी जमीनों पर कब्जा कर यहाँ के रहनुमा बन गए। इस दौरान इन लोगों ने प्रशासन की मिलीभगत से अपने दस्तावेज जैसे स्थायी निवास, आधार और राशन कार्ड तक यहाँ बना लिए और खुद शहर के
मालिक बनने लगे। हालांकि कई बार प्रशासन ने जांच भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति कहां से आ रहा है, कहां पे रह रहा है, इसका वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। किस तरह की एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, किसी तरह के लीगल एम्प्लॉयमेंट में है या कुछ इलीगल काम हो रहे हैं, इसको चिन्हित किया जाए। ये हम रेगुलरली करते भी रहते हैं और इस तरह के जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है पुलिस एक्ट में। बहरहाल सरकार भी पहाड़ों में डेमोग्राफी चेंज को लेकर चिंतित है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर नैनीताल शहर ऐसे लोगों का आसान ठिकाना क्यों बन रहा है। नैनीताल में डेमोग्राफी को लेकर लगातार बातें उठते रही हैं, तो तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि जिस तरह के हालात आज बन गए हैं, ये उबाल 1 साल से लोगों के बीच था और आज गुस्से के तौर पर फूटा हुआ है। हालांकि अभी भी अगर इनको नहीं रोका गया तो नैनीताल में आने वाले दिनों में इससे भी बड़े दंगे हो सकते हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।